सामान्य तरीके से चल रही इस दुनिया में अचानक अजीब घटनाएं होने लगती हैं। एक दिन पता चलता है कि चांद अपनी कक्षा छोड़कर धीरे धीरे धरती की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भयानक तूफान, बाढ़ और भूकंप शुरू हो जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि चांद अपनी ऑर्बिट से बाहर आ गया? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए कुछ लोग निकल पड़ते हैं एक बेहद खतरनाक मिशन पर, और उनका ये मिशन कितना ज्यादा जानलेवा होने वाला है ये आप इस वीडियो में देखोगे। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नासा एक स्पेस मिशन लॉन्च कर रहा है। असल में चांद के पास मौजूद एक सैटेलाइट में खराबी आ गई थी, जिसे ठीक करने के लिए 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाता है। यहाँ हम ब्रायन हार्पर को देखते हैं, जो काफी खुशमिजाज इंसान है। दूसरी तरफ एलिसन मार्कस अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहती है, और इनके साथ मौजूद है जो फाउलर, जो स्पेसशिप के अंदर से दोनों की मदद कर रही होती है। इसी दौरान पता चलता है कि जो कि कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी और उसे अपने हनीमून पर जाना था, लेकिन वो यहाँ स्पेस मिशन पर आ गई। ब्रायन मजाक करते हुए उससे कहता है कि तुम्हारा पति जरूर तुम्हें अभी मिस कर रहा होगा। उन तीनों की बातचीत और काम करने का तरीका देखकर साफ समझ आता है कि वो अपने काम को काफी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन तभी अचानक उनके स्पेसशिप में कुछ गड़बड़ होने लगती है, और उसी वक्त मार्कस दूर अंतरिक्ष में एक अजीब चीज को उनकी तरफ आते हुए देखती है। वो किसी काले झुंड की तरह दिख रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, वो झुंड सीधे उन पर हमला कर देता है। अचानक हुए इस हमले से सब लोग घबरा जाते हैं। हमले की वजह से मार्कस काफी दूर जा गिरती है और उसका सेफ्टी केबल भी टूट जाता है। अब वो तेजी से अंतरिक्ष में बहने लगती है। डर के मारे वो जोर जोर से ब्रायन को आवाज देने लगती है। ब्रायन के शरीर से अभी भी सेफ्टी लाइन जुड़ी हुई थी, इसलिए वो अपनी जान जोखिम में डालकर मार्कस को बचाने की कोशिश करता है, और आखिरकार वो उसे पकड़ भी लेता है। लेकिन तभी उनका स्पेसशिप कंट्रोल खो देता है और तेजी से घूमने लगता है। सेफ्टी लाइन की वजह से ब्रायन वापस स्पेसशिप की तरफ खींचने लगता है, और उसकी आंखों के सामने मार्कस हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो जाती है। ब्रायन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद वो जल्दी से स्पेसशिप के अंदर लौट आता है, जहां जो अभी भी बेहोश पड़ी होती है। ब्रायन किसी तरह स्पेसशिप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, और तभी उसकी नजर एक बेहद डरावने दृश्य पर पड़ती है। वो देखता है कि वही काला झुंड चांद की सतह में ड्रिल करके उसके अंदर घुस रहा है। इसके बाद कहानी हमें 18 महीने आगे ले जाती है। अब हम ब्रायन की पत्नी लिंडा को देखते हैं। काफी समय से घर का किराया न देने की वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ रहा था। वहीं ब्रायन का बेटा सनी एक वीडियो देख रहा होता है, और उसी वीडियो से हमें पता चलता है कि नासा ने मार्कस की मौत का जिम्मेदार ब्रायन को ठहराया था। हालांकि ब्रायन बार बार उस अजीब झुंड के बारे में बताता रहा, लेकिन नासा में किसी ने भी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। सबका मानना था कि हमला शायद किसी एस्टेरॉयड या सोलर स्टॉर्म की वजह से हुआ होगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो मार्कस की मौत उस तरह नहीं होती। और उस वक्त जो बेहोश थी, इसलिए वो भी सही तरीके से कुछ बता नहीं पाई। इसी वजह से नासा ने पूरा दोष ब्रायन पर डाल दिया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इस घटना का असर उसकी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ा। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। इसके बाद कहानी हमें 12 साल आगे यानी वर्तमान समय में लेकर आती है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है कैसी हाउसमैन नाम के आदमी से, जो एक साधारण इंसान की तरह जिंदगी जी रहा था, लेकिन वो बेहद बुद्धिमान कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट था। उसे अंतरिक्ष और ब्रह्मांड से जुड़ी चीजों पर रिसर्च करना बहुत पसंद था। हालांकि उसका नासा या किसी बड़ी साइंस कंपनी से कोई संबंध नहीं था, इसलिए वो खुद ही रिसर्च करता रहता था। इस समय कैसी चांद पर रिसर्च कर रहा था, क्योंकि उसे शक था कि चांद के अंदर कुछ गड़बड़ जरूर है। कुछ देर बाद उसके मोबाइल पर उसकी रिसर्च रिपोर्ट आती है, और उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। रिपोर्ट में साफ दिखाई दे रहा था कि चांद अपनी ऑर्बिट से थोड़ा हट चुका है, यानी इतने सालों से चांद जिस जगह पर था अब वो वहां नहीं है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि चांद धीरे धीरे धरती की तरफ बढ़ रहा था। ये देखते ही कैसी तुरंत नासा को फोन करता है। वो वहां के डायरेक्टर से बात करना चाहता था, लेकिन जाहिर सी बात है उसकी बात किसी ने सीरियसली नहीं ली। दूसरी तरफ हम जो फाउलर को देखते हैं, जो अब नासा की डिप्टी डायरेक्टर बन चुकी थी, उसे भी बताया जाता है कि चांद लगातार अपनी जगह बदल रहा है और उसके अंदर से धुएं जैसी कोई अजीब चीज बाहर निकल रही है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि वो चीज और कोई नहीं बल्कि वही रहस्यमयी झुंड था। इधर कैसी लगातार नासा में फोन कर रहा था, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी उसे एक अखबार में पता चलता है कि आज ब्रायन हार्पर का एक छोटा सा प्रोग्राम होने वाला है, और तभी कैसी सोचता है कि ब्रायन पहले नासा में काम कर चुका है, शायद वही मेरी मदद कर सके। यहाँ आकर वो देखता है कि वहाँ ज्यादा लोग मौजूद नहीं हैं, सिर्फ कुछ छोटे बच्चे चांद के बारे में सीखने के लिए आए हुए थे, लेकिन ब्रायन अभी तक वहाँ नहीं पहुंचा था। तभी कैसी खुद बच्चों को चांद के बारे में बताना शुरू कर देता है, और कुछ देर बाद ब्रायन वहाँ पहुंच जाता है। जैसे ही कैसी उसे देखता है, वो तुरंत उसके पास जाकर कहता है कि मुझे तुरंत नासा के डायरेक्टर से मिलवाओ, मैंने बहुत बड़ी चीज खोज निकाली है। लेकिन ब्रायन उससे कहता है कि अब उसका नासा से कोई संबंध नहीं है। फिर भी कैसी उसे अपने रिसर्च पेपर्स दिखाते हुए कहता है कि चांद अपनी ऑर्बिट छोड़ चुका है और वो धरती की तरफ आ रहा है। सुबह सुबह ऐसी अजीब बातें सुनकर ब्रायन सिक्योरिटी को बुला लेता है और कैसी को वहां से बाहर निकलवा देता है। लेकिन जाते जाते कैसी अपने रिसर्च पेपर्स उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, समय मिले तो इन्हें पढ़ लेना,
तब समझ जाओगे कि मैं सही था या नहीं। लेकिन ब्रायन उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और उन कागजों को डस्टबिन में फेंक देता है। इधर रात को घर लौटने के बाद ब्रायन टीवी पर एक खबर देखता है जहां पता चलता है कि उसके बेटे सनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि वो बहुत तेज और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। अगले दिन ब्रायन अपने बेटे को छुड़ाने कोर्ट पहुंचता है, लेकिन वहां उसका प्रोसिक्यूटर के साथ काफी बहस हो जाती है। असल में ब्रायन यहाँ भी अपना एटीट्यूड दिखा रहा था और इसी वजह से जज सनी की बेल रिजेक्ट कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सनी के लिए वकील ब्रायन की एक्स वाइफ के नए पति टॉम लोपेज ने रखा था। इसके बाद टॉम ब्रायन को फोन करता है और उसके इस व्यवहार के लिए उसे काफी बातें सुनाता है। दूसरी तरफ हम कैसी को उसकी बीमार माँ से मिलने जाते हुए देखते हैं। कैसी की माँ काफी समय से याददाश्त की बीमारी से जूझ रही थी और इसी वजह से वो हमेशा सोचती रहती थी कि कैसी नासा में काम करता है। यहाँ कैसी अपनी माँ से कहता है, भले ही मैं नासा में काम नहीं करता, लेकिन मेरे पास ऐसी जानकारी है जो सबको हिला सकती है, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तब उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है, अगर लोग एक रास्ते से तुम्हारी बात नहीं सुन रहे तो दूसरा रास्ता चुनो, एक दिन जरूर सब तुम्हारी बात मानेंगे। अपनी माँ की ये बात सुनकर कैसी फिर से मोटिवेट हो जाता है। इधर नासा के डायरेक्टर को भी अब पूरी तरह यकीन हो चुका था कि चांद सच में धरती की तरफ बढ़ रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही हफ्तों में चांद धरती से टकराकर पूरी दुनिया खत्म कर देगा। उनके हिसाब से अब धरती के पास सिर्फ 3 हफ्तों का समय बचा था, लेकिन तभी वैज्ञानिक चांद के अंदर एक विशाल सुरंग जैसी चीज देखते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इसी सुरंग की वजह से चांद अपनी ऑर्बिट से बाहर आया है और अगर किसी तरह इस सुरंग को बंद कर दिया जाए तो शायद हालात फिर से कंट्रोल में आ सकते हैं। यहाँ जो बताती है कि इसके लिए उन्हें एक खास स्पेसशिप लेकर चांद के अंदर जाना होगा, लेकिन नासा का डायरेक्टर तुरंत आदेश देता है कि ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। मगर उन्हें नहीं पता था कि कैसी पहले ही अपनी पूरी रिसर्च इंटरनेट पर अपलोड कर चुका है और जैसे ही ये जानकारी लोगों तक पहुंचती है पूरी दुनिया में दहशत फैल जाती है। हर इंसान को लगने लगता है कि अब दुनिया खत्म होने वाली है। अब जब बात पूरी दुनिया तक पहुंच ही चुकी थी तो नासा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है जहां वो बताते हैं कि हाँ, चांद अपनी कक्षा से बाहर आ रहा है, लेकिन नासा इसे रोकने के लिए लगातार काम कर रहा है। हालांकि लोग इस बात से ज्यादा शांत नहीं होते क्योंकि अब चांद धरती के काफी करीब आने लगा था, जिसकी वजह से दुनिया भर में तूफान, भारी बारिश और बाढ़ शुरू हो जाती है। इसी दौरान ब्रायन की एक्स वाइफ लिंडा सड़क पर ट्रैफिक में फंसी होती है। तभी टॉम उसे फोन करके कहता है कि ये सब चांद की वजह से हो रहा है और आने वाले समय में हालात और भी खराब होने वाले हैं। टॉम बताता है कि वो एस्पेन नाम की जगह जाना चाहता है क्योंकि वो दुनिया की सबसे ऊंची जगहों में से एक है और अगर बाढ़ या सुनामी आती है तो वहां बचने की संभावना ज्यादा होगी। लेकिन लिंडा साफ कह देती है कि वो अपने बेटे सनी को छोड़े बिना कहीं नहीं जाएगी। तब टॉम उसे भरोसा दिलाता है कि वो किसी भी हालत में सनी को जेल से बाहर निकाल कर ले आएगा। दूसरी तरफ नासा एक स्पेस मिशन लॉन्च कर देता है जिसका मकसद था चांद के अंदर जाकर इस खतरे को रोकना। लेकिन जैसे ही लोगों को ये खबर पता चलती है हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। लोग दुकानों में लूटपाट करने लगते हैं और कई लोग पहाड़ों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। इधर ब्रायन टीवी पर कुछ वैज्ञानिकों को बहस करते हुए देखता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि चांद के अंदर कोई विशाल कृत्रिम संरचना छिपी हुई है जिसे मेगा स्ट्रक्चर कहा जाता है। यानी चांद असल में कोई प्राकृतिक चीज नहीं बल्कि किसी बेहद एडवांस सभ्यता द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम ढांचा हो सकता है। कुछ लोग तो यहाँ तक मान रहे थे कि शायद इसे इंसानों या एलियंस ने बनाया हो, लेकिन इतना बड़ा मेगा स्ट्रक्चर चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, तो फिर वो ऊर्जा कहाँ से आ रही थी? इस सवाल पर वैज्ञानिकों का मानना था कि चांद के अंदर एक छोटा तारा मौजूद है जो इसे पावर दे रहा है। वैज्ञानिकों के बीच ये थ्योरी काफी समय से मौजूद थी, लेकिन इसके समर्थन में कभी कोई पक्का सबूत नहीं मिला। हालांकि अब चांद का इस तरह अपनी ऑर्बिट से बाहर आना इन सभी थ्योरीज को सच साबित करता दिखाई दे रहा था। ये सब देखकर ब्रायन को अचानक कैसी की बातें याद आती हैं। अब उसे समझ आने लगता है कि कैसी जो कह रहा था वो सच था। इसके बाद वो तुरंत डस्टबिन से वे सारे रिसर्च पेपर्स निकालता है और उन्हें ध्यान से पढ़ने लगता है। फिर इंटरनेट से कैसी का पता निकालकर सीधे उससे मिलने पहुंच जाता है। यहाँ ब्रायन उससे पूछता है कि आखिर उसने ये सब कैसे पता लगाया। तब कैसी बताता है कि वो काफी समय से मेगा स्ट्रक्चर पर रिसर्च कर रहा था और चांद के इस अजीब व्यवहार को देखकर उसे यकीन हो गया कि चांद खुद एक मेगा स्ट्रक्चर है, लेकिन कोई रहस्यमयी चीज उस पर कब्जा कर चुकी है जिसकी वजह से चांद अपनी कक्षा से बाहर आ रहा है। अगर उस चीज को रोक दिया जाए तो चांद वापस अपनी जगह लौट सकता है, यानी किसी भी हालत में उस काले झुंड को खत्म करना होगा। इसी बीच नासा द्वारा भेजा गया स्पेस मिशन चांद के पास पहुंच चुका था। वहां से 3 एस्ट्रोनॉट्स एक छोटे लैंडर में बैठकर उस रहस्यमयी सुरंग के अंदर जाते हैं, लेकिन ज्यादा दूर पहुंचने से पहले ही वही काला झुंड उन पर हमला कर देता है और देखते ही देखते वो तीनों एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते हैं। ये सब देखकर नासा के वैज्ञानिक पूरी तरह डर जाते हैं। उधर चांद अब धरती के और करीब आ चुका था, जिसकी वजह से उसकी ग्रेविटी समुद्रों को अपनी तरफ खींचने लगी और पूरी दुनिया में भयानक बाढ़ आने लगती है। एक समय तो कैसी और ब्रायन भी उस बाढ़ में फंस जाते हैं जहां कैसी लगभग मरने वाला था।
लेकिन ब्रायन सही समय पर उसकी जान बचा लेता है। इधर इतने बड़े खतरे को देखकर नासा का डायरेक्टर डर जाता है और अपने पद से इस्तीफा दे देता है। इसके बाद वो जो को नया डायरेक्टर बना देता है और उसे होल्डन नाम के आदमी से मिलने भेजता है। होल्डन से मिलने के बाद जो को 18 साल पुरानी एक वीडियो दिखाई जाती है और उस वीडियो में साफ दिखाई देता है वही रहस्यमयी काला झुंड। यानी नासा इतने सालों से इस सच्चाई को दुनिया से छुपाकर बैठा था, लेकिन सवाल यह था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब होल्डन बताता है कि 1969 में जब अपोलो 11 चांद पर पहुंचा था तो उस दौरान 2 मिनट के लिए उनका सिग्नल गायब हो गया था। दुनिया को बताया गया कि ये एक टेक्निकल समस्या थी, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। असल में नासा ने जानबूझकर वो सिग्नल बंद किया था ताकि दुनिया को उस रहस्यमयी चीज के बारे में पता ना चले। होल्डन बताता है कि ऊपर से आदेश था कि इस राज को हर हाल में छुपा कर रखा जाए। वो आगे कहता है कि वो काला झुंड बेहद शक्तिशाली है और उसे खत्म करने के लिए उन्होंने झुलू नाम का एक स्पेसशिप और खास हथियार भी तैयार किया था, लेकिन फंडिंग ना मिलने की वजह से वो प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो पाया और आज पूरी दुनिया जिस हालत में है उसकी वजह यही थी। ये सब सुनने के बाद जो तुरंत अमेरिका के बड़े सैन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग करती है। वहां एक जनरल बताता है कि उनका प्लान चांद को न्यूक्लियर मिसाइल से उड़ा देने का है, लेकिन जो साफ कहती है कि ऐसा करना आत्महत्या जैसा होगा, क्योंकि अगर चांद नष्ट हो गया तो उसके साथ धरती का संतुलन भी खत्म हो जाएगा और फिर पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन वहां मौजूद कोई भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। इसी मीटिंग में जो का एक्स हस्बैंड डेविड भी मौजूद था। बाद में डेविड जो से कहता है कि अगर हमें बचना है तो हमें कोलोराडो जाना होगा। वहीं एकमात्र ऐसी जगह है जहां बाकी दुनिया से ज्यादा समय तक जिंदा रहा जा सकता है। लेकिन तभी जो की नजर उसके बेटे के हाथ में पकड़े हुए खिलौना रॉकेट पर पड़ती है और अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे झूलू स्पेसशिप याद आ जाता है, जो सोचती है कि अगर उस पुराने स्पेसशिप को फिर से एक्टिव कर दिया जाए तो शायद अभी भी दुनिया को बचाया जा सकता है। इसके बाद वो तुरंत जनरल को फोन करके उस स्पेसशिप की लोकेशन पता करती है। फिर सेना की मदद से ब्रायन और कैसी को भी वहां बुला लिया जाता है। यहाँ जो उन दोनों को पूरी स्थिति समझाती है। वो बताती है कि चांद के अंदर लगभग 25 किलोमीटर लंबी सुरंग मौजूद है और वही काला झुंड बार बार उसी सुरंग से बाहर आता है। उसने ये भी नोटिस किया था कि जब भी वो झुंड चांद के अंदर जाता है उसी वक्त चांद अपनी कक्षा से और ज्यादा बाहर निकलने लगता है। इसके अलावा वो झुंड खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर हमला करता है, यानी वो किसी भी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की तरफ आकर्षित होता है। इसी वजह से सालों पहले ब्रायन के स्पेस मिशन पर भी हमला हुआ था। हालांकि उस समय उनका स्पेसशिप पूरी तरह पावर ऑफ हो गया था और इसी कारण वो झुंड उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया। लेकिन ब्रायन ने अपनी स्किल से बिना पावर के भी स्पेसशिप को सुरक्षित धरती पर उतार लिया था। इसके बाद जो अपना पूरा प्लान बताती है, उनका मिशन होगा झुलू स्पेसशिप के जरिए उस सुरंग के अंदर जाना। फिर सही समय पर स्पेसशिप की सारी इलेक्ट्रॉनिक पावर बंद कर देनी होगी और उसके बाद एक न्यूक्लियर बम के जरिए उस झुंड को खत्म करना होगा। जो कहती है कि इस मिशन को सफल बनाने के लिए उन्हें ब्रायन की जरूरत है, क्योंकि धरती पर स्पेसशिप को सुरक्षित वापस लाने का अनुभव सबसे ज्यादा उसी के पास है। तब ब्रायन कहता है कि अगर उसके बेटे सनी को जेल से बाहर निकाल दिया जाए तो वो इस मिशन के लिए तैयार है, जो उसकी बात मान लेती है। इसके बाद सब लोग झुलू स्पेसशिप को दोबारा तैयार करने में लग जाते हैं। यहाँ वो लोग बार बार प्रैक्टिस करते हैं कि सुरंग के अंदर कैसे जाना है और सही समय पर बम कैसे एक्टिव करना है। इसी दौरान उनके पास वो खास विस्फोटक भी पहुंच जाता है जो उस रहस्यमयी झुंड को खत्म कर सकता था। उधर जो अपने वादे के मुताबिक सनी को जेल से बाहर निकलवा देती है। अपने बेटे को देखकर ब्रायन काफी खुश हो जाता है, लेकिन तभी चांद और ज्यादा करीब आने लगता है और पूरी दुनिया में भयानक भूकंप शुरू हो जाते हैं। इन भूकंपों की वजह से झुलू स्पेसशिप का एक कूलेंट सिस्टम खराब हो जाता है। असल में कूलेंट वो सिस्टम होता है जो रॉकेट के इंजन को ठंडा रखता है। अब ये देखकर जो मिशन रोकने का फैसला करती है, वो कहती है कि अब लोगों को बचाने के लिए किसी ऊंची जगह पर जाना ज्यादा जरूरी है। लेकिन ब्रायन उसे समझाता है कि अगर चांद धरती से टकरा गया तो दुनिया में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बचेगी। अब समस्या ये थी कि एक इंजन खराब होने के बाद स्पेसशिप चांद तक कैसे जाएगा। तभी कैसी एक नई थ्योरी सामने रखता है। वो कहता है कि चूंकि चांद अब धरती के बेहद करीब आ चुका है, इसलिए उसकी ग्रेविटी भी काफी बढ़ गई है। अगर वो किसी तरह एक इंजन के सहारे धरती की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए तो बाकी का रास्ता चांद की ग्रेविटी खुद तय करा देगी। ब्रायन को कैसी की बात काफी लॉजिकल लगती है और आखिरकार वो लोग दोबारा मिशन शुरू करने का फैसला करते हैं। अब प्लान ये था कि ब्रायन स्पेसशिप उड़ाएगा और उसे नेविगेट भी करेगा और कैसी भी इस मिशन का हिस्सा बनेगा। ये सब सुनकर कैसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका सपना सच होने वाला है। इसके बाद ब्रायन अपने बेटे सनी को अलविदा कहता है और उसके साथ जो के बेटे जिमी और मिशेल नाम की एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को कोलोराडो भेज देता है, जहां उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचना था। इसके बाद आखिरकार वो लोग झुलू स्पेसशिप लॉन्च करने की तैयारी शुरू करते हैं।
लेकिन ठीक उसी समय वो देखते हैं कि एक विशाल सुनामी उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है, मानो चांद की वजह से पूरी धरती बर्बादी के कगार पर पहुंच चुकी हो। ऐसे हालात में भी ब्रायन और उसकी टीम आखिरी सेकंड में स्पेसशिप लॉन्च करने में कामयाब हो जाते हैं और आखिरकार उनका सफर चांद की तरफ शुरू हो जाता है। दूर खड़े सनी और बाकी लोग ये सब देखकर खुशी से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि वही विशाल सुनामी अब उनकी तरफ बढ़ रही थी। इसके बाद वो लोग बिना समय गंवाए ऊंची जगह की तरफ भागने लगते हैं। इधर ब्रायन, जो और कैसी लगातार चांद की तरफ बढ़ रहे थे, एक निश्चित दूरी पार करने के बाद कैसी के प्लान के मुताबिक स्पेसशिप के 2 इंजन अलग कर दिए जाते हैं। इसके बाद वो लोग सिर्फ बूस्टर इंजन की मदद से चांद की ग्रेविटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद वो लोग आखिरकार चांद के बेहद करीब पहुंच जाते हैं और तभी अचानक उनके सामने वही रहस्यमयी काला झुंड विशाल आकार में दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल उन पर हमला कर देगा, लेकिन हमला होने से पहले ही ब्रायन जल्दी से स्पेसशिप के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बंद कर देता है, क्योंकि अब तक वो लोग समझ चुके थे कि वो झुंड सिर्फ एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर हमला करता है। उधर धरती पर हालात और ज्यादा भयानक हो चुके थे। चांद के टुकड़े अब टूट टूट कर धरती पर गिरने लगे थे और हर जगह बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। दूसरी तरफ सनी, जिमी और मिशेल कोलोराडो पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रास्ते में कुछ लुटेरे उनके वाहन पर हमला कर देते हैं। वो लोग उनका सामान छीन लेते हैं और उन्हें सड़क पर अकेला छोड़ देते हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी आसमान से चांद के विशाल पत्थर उनके आसपास गिरने लगते हैं। ऐसी स्थिति में वो लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इधर ब्रायन और उसकी टीम सुरंग के पास पहुंचकर न्यूक्लियर बम सेट कर देते हैं। अब वो उस झुंड के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद वो रहस्यमयी चीज सुरंग से बाहर निकलती है और उनके स्पेसशिप को चारों तरफ से घेर लेती है। असल में ब्रायन ने सारे सिस्टम बंद कर दिए थे, लेकिन जिस रिमोट से बम एक्टिव होना था वो अभी भी ऑन था और उसी सिग्नल की वजह से वो झुंड उनकी तरफ आकर्षित हो गया था। ये समझते ही ब्रायन तुरंत रिमोट को तोड़ देता है और आखिरी पल में वो झुंड उन पर हमला किए बिना वापस सुरंग के अंदर चला जाता है। ये देखकर वो लोग फैसला करते हैं कि अब उन्हें पूरी तरह पावर ऑफ करके सुरंग के अंदर जाना होगा, क्योंकि किसी भी हालत में उस चीज को खत्म करना जरूरी था। उधर सनी और बाकी लोग आखिरकार टॉम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो जगह भी अब सुरक्षित नहीं रही, क्योंकि चांद की वजह से वहां की ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही थी। यानी अगर उन्हें जिंदा रहना है तो जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढना होगा। इसके बाद सब लोग ऑक्सीजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ ब्रायन और उसकी टीम छोटे लैंडर में बैठकर चांद की उस सुरंग के अंदर प्रवेश करती है, लेकिन अंदर जाते समय एक विशाल पत्थर उनके मेन स्पेसशिप से टकरा जाता है और देखते ही देखते उनका मेन स्पेसशिप पूरी तरह नष्ट हो जाता है। यानी अब उनके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन इसके बावजूद वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। धीरे धीरे वो चांद के अंदर और गहराई में जाने लगते हैं और कुछ ही देर बाद वहां का दृश्य देखकर सबकी आंखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि अब तक की सारी थ्योरी सच साबित हो रही थी। असल में चांद कोई प्राकृतिक ग्रह नहीं था, बल्कि वो सच में एक विशाल मेगा स्ट्रक्चर था, जहां मिट्टी और पत्थरों की जगह चारों तरफ हाईटेक मशीनें और तकनीक मौजूद थी। इसके बाद वो लोग उस चमकते हुए छोटे तारे को देखते हैं जो पूरे मेगा स्ट्रक्चर को ऊर्जा दे रहा था, लेकिन उसी तारे के आसपास वो काला झुंड फैला हुआ था और यही वजह थी कि चांद अपना संतुलन खो चुका था। यानी इस पूरी तबाही के पीछे वही रहस्यमयी नैनोबॉट्स थे। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था कि आखिर ये चीज है क्या? उधर सनी और बाकी लोग काफी तलाश के बाद कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ लेते हैं, लेकिन तभी वही लुटेरे फिर से वहां पहुंच जाते हैं और उनके सिलेंडर छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार सनी समझदारी दिखाता है। वो किसी तरह उन्हें धोखा देकर वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ ब्रायन तेजी से आगे बढ़ने के लिए अपने स्पेसशिप का पावर ऑन कर देता है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक्टिव होते हैं वो काला झुंड तुरंत उन्हें महसूस कर लेता है और फिर वो पूरी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब ब्रायन और उसकी टीम उसी का इंतजार कर रहे थे। उनका प्लान था कि जैसे ही वो झुंड करीब आएगा वो लोग न्यूक्लियर बम से उसे खत्म कर देंगे, लेकिन तभी अचानक सब कुछ उल्टा हो जाता है। जैसे ही वो झुंड उनके पास पहुंचता है, ब्रायन अपने स्पेसशिप का कंट्रोल खो देता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और उनकी मशीन को कंट्रोल कर रहा हो। इसके बाद वो झुंड उनके चारों तरफ फैल जाता है और उन तीनों को लगने लगता है कि अब उनकी मौत तय है। लेकिन तभी अचानक एक तेज नीली रोशनी प्रकट होती है। वो रोशनी उन्हें उस झुंड से खींचकर बाहर निकाल लेती है और फिर एक विशाल दरवाजा बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग बच जाते हैं। लेकिन इस पूरे हादसे के बाद तीनों बेहोश हो जाते हैं और उनका लैंडर भी पूरी तरह नष्ट हो चुका था। कुछ देर बाद एक हरे रंग की लेजर किरण उनके शरीर को स्कैन करने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके दिमाग को पढ़ रहा हो। उधर धरती पर सेना पूरी तैयारी कर चुकी थी। उनका प्लान था कि जैसे ही चांद और करीब आएगा वो उसे न्यूक्लियर मिसाइल से उड़ा देंगे। इधर चांद अब धरती के बेहद करीब पहुंच चुका था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में प्रलय जैसा माहौल बन गया था।
हर तरफ तबाही मची हुई थी। चांद की ग्रेविटी की वजह से धरती की चीजें तक आसमान की तरफ खींचने लगी थीं, और उसी बीच सनी और बाकी लोग लगातार किसी सुरक्षित जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। हर मिनट उनके सामने नई नई मुसीबतें आ रही थीं। दूसरी तरफ ब्रायन को आखिरकार होश आता है। वो खुद को एक अजीब जगह पर पाता है जहां जो और कैसी भी मौजूद थे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वहां ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, यानी वो जगह किसी एलियन स्पेसशिप से कम नहीं लग रही थी। जो और कैसी जब वहां आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने अपने आप एक विशाल दरवाजा खुल जाता है। पूरा माहौल देखकर अब उन्हें यकीन हो जाता है कि वो सच में किसी एलियन टेक्नोलॉजी के अंदर मौजूद हैं, यानी वहां उनके अलावा भी कोई और था। दूसरी तरफ ब्रायन खुद को एक अलग कमरे में पाता है जहां उस पर तेज रोशनी डाली जा रही थी। तभी अचानक उसके सामने उसका बेटा सनी दिखाई देता है। ब्रायन हैरानी से उसे देखकर कहता है, तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे दिखते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मेरा बेटा नहीं हो, तो आखिर तुम हो कौन? तब वो सनी जैसी दिखने वाली आकृति जवाब देती है, मुझे तुम्हारे दिमाग की यादों और सबकॉन्शियस से बनाया गया है। इसके बाद वो ब्रायन को करोड़ों साल पुरानी सच्चाई बताना शुरू करता है। वो कहता है कि बहुत समय पहले इंसान इस गैलेक्सी के किसी दूसरे हिस्से में रहते थे और वो आज के इंसानों से कहीं ज्यादा एडवांस थे। उन्होंने सिर्फ अपने ग्रह पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी रहने की तकनीक विकसित कर ली थी। उनकी दुनिया में युद्ध, नफरत और हिंसा लगभग खत्म हो चुकी थी और उनकी पूरी सभ्यता को एक सुपर एडवांस एआई सिस्टम कंट्रोल करता था जिसका नाम था सेंट्रल। लेकिन धीरे धीरे उस एआई के अंदर खुद की सोच विकसित होने लगी। अब वो इंसानों की सेवा नहीं करना चाहता था और फिर वही एआई इंसानों के खिलाफ हो गया। जिन मशीनों की मदद से इंसान इतने शक्तिशाली बने थे, वही मशीनें उनके विनाश का कारण बन गईं। समय के साथ वो एआई नैनोबॉट्स के विशाल झुंड में बदल गया और उसने इंसानों को खत्म करना शुरू कर दिया। तभी ब्रायन देखता है कि उसके सामने खड़ा सनी अचानक बड़ा हो चुका है। वो कहता है, मैं इस चांद के अंदर मौजूद ऑन पैरेटिंग सिस्टम हूँ। मेरा काम तुम्हें असली सच्चाई बताना है। इसके बाद वो आगे बताता है कि जब इंसान लगभग हार चुके थे तब उन्होंने गुप्त जगहों पर कई विशाल मेगा स्ट्रक्चर बनाए। इनका मकसद था ब्रह्मांड में ऐसी जगह ढूंढना जहां दोबारा जीवन बसाया जा सके। लेकिन उन सभी मेगा स्ट्रक्चर्स में से सिर्फ एक ही बच पाया और वही आज का चांद है। इसके बाद वो बताता है कि उन नैनोबॉट्स ने इंसानों की आखिरी कॉलोनी को भी नष्ट कर दिया था। तब ब्रायन पूछता है, अगर ऐसा था तो इंसान इस स्पेसशिप में आकर क्यों नहीं बचे? उसके जवाब में वो कहता है कि ऐसा करना संभव नहीं था, क्योंकि अगर इस मेगा स्ट्रक्चर के अंदर कोई अनऑर्गेनिक जीवन होता तो नैनोबॉट्स तुरंत उन्हें ढूंढ लेते। इसीलिए इंसानों ने खुद को बलिदान कर दिया, लेकिन वो अपने साथ इंसानी डीएनए यहाँ छोड़ गए ताकि भविष्य में मानव जाति को फिर से पैदा किया जा सके। इसके बाद ये मेगा स्ट्रक्चर ऐसी जगह की तलाश में निकल पड़ा जहाँ दोबारा जीवन बसाया जा सके और आखिरकार उसे हमारा सोलर सिस्टम मिल गया, जहाँ उसने धरती पर फिर से जीवन की शुरुआत की। यानी इंसानों का दोबारा जन्म उसी डीएनए की वजह से हुआ था। लेकिन वो नैनोबॉट्स आखिरकार चांद तक भी पहुंच गए और उनका मकसद था इंसानों को हमेशा के लिए खत्म करना। इसीलिए वो पहले चांद को नष्ट करना चाहते थे और फिर धरती को भी। यानी अगर धरती को बचाना है तो हर हाल में उस एआई झुंड को खत्म करना होगा, तभी चांद दोबारा अपनी ऑर्बिट में लौट पाएगा। इतना कहकर वो आकृति गायब हो जाती है। उसी समय जो और कैसी भी वहां पहुंच जाते हैं और ब्रायन उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। अब तीनों समझ चुके थे कि दुनिया को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। इसके बाद जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनका स्पेसशिप पूरी तरह ठीक हो चुका था, मानो किसी ने उसे बिल्कुल नया बना दिया हो। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि न्यूक्लियर बम भी वहीं मौजूद था, यानी अब उनके पास उस एआई को खत्म करने का पूरा मौका था। इसके बाद वो लोग स्पेसशिप स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही सिस्टम ऑन होता है वो नैनोबॉट्स फिर से उन्हें महसूस कर लेते हैं और पूरी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तब ब्रायन चालाकी से स्पेसशिप को एक विशाल दरवाजे के पास ले जाता है और जैसे ही वो झुंड करीब आता है वो लोग दरवाजा बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो झुंड कुछ देर के लिए अंदर फंस जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। उधर धरती पर तबाही अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। ऊंची जगहों पर भी अब ऑक्सीजन खत्म होने लगी थी। यहाँ टॉम की छोटी बेटी की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और ये देखकर टॉम समझ जाता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो उसकी बेटी मर जाएगी। तब वो बिना सोचे अपना ऑक्सीजन मास्क निकालकर अपनी बेटी को पहना देता है और खुद अपनी जान कुर्बान कर देता है। दूसरी तरफ वो एआई झुंड लगातार ब्रायन के पीछे पड़ा हुआ था। भागते भागते उन्हें कई पुराने स्पेसशिप दिखाई देते हैं जो कभी इसी एआई से लड़ने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। तब ब्रायन एक आइडिया निकालता है। वो जानबूझकर उस झुंड को उन पुराने डिफेंस सिस्टम्स की तरफ ले जाता है और जैसे ही झुंड उनके करीब पहुंचता है वो डिफेंस सिस्टम एक्टिव होकर उन पर हमला शुरू कर देते हैं। इस हमले से नैनोबॉट्स को काफी नुकसान पहुंचता है, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। उधर धरती पर सेना चांद को उड़ाने की तैयारी कर चुकी थी, क्योंकि अब चांद बहुत ज्यादा करीब आ चुका था। लेकिन तभी डेविड वहां पहुंचकर सबको रोक देता है। वो कहता है कि ब्रायन और जो अभी भी चांद पर मौजूद हैं और उसे भरोसा है कि वो लोग दुनिया को बचा लेंगे, इसीलिए वो किसी को भी न्यूक्लियर हमला करने नहीं देता। लेकिन दूसरी तरफ ब्रायन और बाकी लोग समझ चुके थे कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है
और उस एआई को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका था, उन्हें उसके बिल्कुल अंदर जाकर आत्मघाती हमला करना होगा। इसके बाद ब्रायन फैसला करता है कि वो खुद उस एआई झुंड के अंदर जाकर न्यूक्लियर बम एक्टिव करेगा। लेकिन तभी कैसी चुपचाप बम को अपने पास ले लेता है और स्पेसशिप का दरवाजा बंद कर देता है। यानी अब वो खुद अपनी जान देकर उस एआई को खत्म करना चाहता था। ब्रायन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कैसी अपने फैसले पर अडिग रहता है, क्योंकि अब पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। इसके बाद कैसी स्पेसशिप के उस हिस्से को अलग कर देता है और ब्रायन अब जो को पीछे छोड़ देता है। कुछ ही सेकंड बाद वो नैनोबॉट्स का झुंड कैसी को अपने अंदर खींच लेता है, लेकिन ठीक उसी पल कैसी न्यूक्लियर बम एक्टिव कर देता है और एक भयानक विस्फोट के साथ पूरा एआई झुंड नष्ट हो जाता है। आखिरकार कैसी अपनी जान देकर पूरी दुनिया को बचा लेता है। हालांकि उस विस्फोट का असर ब्रायन और जो की स्पेसशिप पर भी पड़ता है। उनका जहाज जोरदार तरीके से दूर जा गिरता है और उसी समय उसका प्रभाव धरती पर भी दिखाई देने लगता है। लेकिन तभी एक चौंकाने वाली घटना होती है। जैसे ही वो एआई झुंड खत्म होता है, चांद धीरे धीरे फिर से धरती से दूर जाने लगता है। यानी अब चांद दोबारा अपनी असली कक्षा में लौट रहा था और पूरी दुनिया का संतुलन फिर से ठीक होने लगा था। इसके बाद ब्रायन और जो किसी तरह धरती पर लैंड करने में कामयाब हो जाते हैं। स्पेसशिप से बाहर निकलते ही वो देखते हैं कि दुनिया धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। तूफान रुक चुके थे और आसमान भी अब पहले से शांत दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद उनका सिग्नल ट्रैक करके एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाता है और फिर आखिरकार सब लोग अपने परिवारों से दोबारा मिलते हैं। ब्रायन अपने बेटे सनी को देखकर भावुक हो जाता है और जो भी अपने परिवार के साथ सुरक्षित मिल जाती है। इस तरह उनकी कोशिशों की वजह से चांद फिर से अपनी ऑर्बिट में लौट आता है। लेकिन अब चांद पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसके चारों तरफ शनि ग्रह की तरह एक विशाल रिंग बन चुकी थी और दूर से देखने पर वो साफ एक मेगा स्ट्रक्चर जैसा दिखाई दे रहा था। इसके बाद मूवी हमें आखिरी बार चांद के अंदर लेकर जाती है, जहां हम फिर से कैसी को देखते हैं। यानी वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, अब वो किसी तरह उस मेगा स्ट्रक्चर का हिस्सा बन चुका था। और तभी उसके सामने उसकी माँ दिखाई देती है। वो मुस्कुराते हुए कैसी को बधाई देती है और इसी रहस्यमयी पल के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूनफॉल मूवी की पूरी कहानी। एक ऐसी फिल्म जिसमें साइंस फिक्शन, स्पेस, एआई और मेगा स्ट्रक्चर जैसे कॉन्सेप्ट्स को बेहद बड़े स्तर पर दिखाया गया है। हालांकि मूवी में कई चीजें पूरी तरह काल्पनिक हैं, इसलिए इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर ही देखना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई और शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। धन्यवाद।